अब जाने 10th क्लास का बायोलॉजी। तो पहले समझेंगे बायोलॉजी है क्या, इसका हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बने हैं। बायोस मीन्स होता है जीव और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन, अर्थात इसका अर्थ होता है जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन, जहाँ पर जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। अब इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं अरस्तु। अरस्तु। आगे की क्लास में पढ़ना होता है कि बायोलॉजी के कितने भाग होते हैं, बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी में जीव जंतुओं यानी सजीव जीव जंतुओं का वर्णन हम करते हैं। तो आगे होता है बायोलॉजी दो भाग में बढ़ता है, उसको बोटनी और एक को जूलॉजी कहते हैं। बोटनी में पेड़ पौधा पढ़ा जाता है और जूलॉजी में जीव जंतु को पढ़ा जाता है। तो ये हो गया बायोलॉजी के अर्थ। अब बायोलॉजी में पहला जो चैप्टर पढ़ना है जैव पराक्रम अर्थात पोषण। पोषण क्या है? तो दुनिया की सभी जंतुएं, जीव जंतुएं, पेड़ पौधे, ये सभी को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और भोजन करना ही पोषण कहलाता है, क्योंकि जब तक पोषण विधि अपनाएंगे नहीं अर्थात भोजन करेंगे नहीं, तब तक कोई भी जीव जीवित नहीं रहेंगे। तो सभी जीव जंतुओं के लिए पोषण अनिवार्य होता है। यहाँ लिखा गया है पोषण एवं अन्य जैव पराक्रमों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले सजीव और निर्जीव जान ले। तो पहले हम जानेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग मीन्स होता है सजीव जिसमें जीवन होता है, और निर्जीव मीन्स हो गया जिसमें जीवन नहीं होता। तो सजीव और निर्जीव में बहुत सारे अंतर हैं। सजीव उसे कहते हैं जो चलन, श्वसन, प्रजनन, वृद्धि, ये सभी कार्य को पूरा करते हैं। निर्जीव उसे कहते हैं जो सजीव के उल्टा हो, अर्थात ना प्रजनन करे, ना उत्सर्जन करे, ना चलन करे, ना पोषण करे, ना वृद्धि करे, कोई भी पराक्रम को न अपनाए तो हम निर्जीव कहते हैं। उदाहरण के रूप पर हम ले सकते हैं, सजीव में आ जाएगा पेड़ पौधा, हम सब मनुष्य, जीव जंतु। निर्जीव में आ जाएगा लकड़ी, ईटा, लकड़ी जो कटा हुआ लकड़ी रहता है, सूखा हुआ लकड़ी, ईंट, लोहा वगैरह वगैरह जितना भी है वो सब जो बढ़ता उड़ता नहीं है अपने से, ओकरा हम कहते हैं निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव ही होगा। तो एकरा दोनों में ही समझना है कि पोषण जरूरी है केकरा लिए। तो पोषण जरूरी है सजीव के लिए, निर्जीव के कोई ओकरा से नहीं मतलब है। याद रखना हमेशा कि निर्जीव के कोई ओकरा से मतलब नहीं, पोषण से कोई लेन देन नहीं। कहा है कि नहीं वो वृद्धि करेगा, नहीं वो प्रजनन करेगा, नहीं वो उत्सर्जन करेगा, नहीं वो चलन करेगा। तो चाही केकरा लगी सब? तो ये सब चाही सजीव लगी। सजीव करता है प्रजनन, वृद्धि, उत्सर्जन सभी प्रकार के अपनाता है। तो एकरा लगी भोजन चाहिए। तो वही है जैव का पराक्रम समझने के लिए पहले हम सजीव और निर्जीव को समझे। अब ओकर बाद जानना है कि जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजित होता है, जिसके फल स्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर जीव द्रव का निर्माण करते हैं। होता क्या है? जीव द्रव क्या है? तो जीव द्रव में हम कहते हैं जीवित पदार्थों के अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन, जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव होता है। यानी एक जीव से दूसरा जीव बनने की जो प्रक्रिया होती है, निर्माण होने का जो प्रक्रिया होता है, वो किसकी मदद से होती है? तो वो मदद होता है जीव द्रव का। अब जानना है सजीव वस्तुएं एवं जैव पराक्रम, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव पराक्रम कहलाता है। अनुरक्षण मतलब वो जीव किस प्रकार जीवित है और क्या उसमें प्रजनन है, क्या उसकी क्षमता है, इन सबों के बारे में जानकारी लेना ही कहलाता है अनुरक्षण। तो उसे हम बोलते हैं जैव पराक्रम। अब जानना है शोषण क्या है। शोषण पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस पराक्रम को शोषण रिस्पायरेशन कहते हैं। इसमें
ऑक्सीजन का उपयोग होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। बृहत रूप में श्वसन उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप होता है। यहाँ से हम पार्टिकुलरली ट्री के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में बात करें तो CO2 लेता है, खनिज लवण और जल लेता है। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश होता है, पत्ती में क्लोरोफिल होता है, इधर बना देता है C6H12O6 प्लस में CO2 भी, प्लस में O2 भी मुक्त करता है। तो इस प्रकार की सभी जैव प्रक्रियाएं जो अपनाई गई है, तो यहाँ पर ये श्वसन की क्रिया के रूप में पौधा ले रहा है, ये छोड़ रहा है। यही क्रिया ये पेड़ पौधा में हो रहा है। इसी क्रिया को जब हम उल्टा कर देते हैं, इधर से इधर से, तो इधर से हो जाता है जीव जंतु के लिए, जीव और जंतु के लिए। जीव जंतु ऑक्सीजन लेता है और ग्लूकोज लेता है, छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जल उसके शरीर में ऑलरेडी ऑब्जर्व रहता है। तो ये हो गए श्वसन। श्वसन में होता है कि हम एकदम आसानी विधि से श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। ऑक्सीजन हमारे रक्त हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके, अर्थात कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है और वहाँ से कार्बन भी मुक्त करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए अनापचयी होते हैं, यानी कि लाभदायक नहीं होते हैं। फलस्वरूप हमारा जो शरीर होता है ऑटोमेटिक इसे आगे भेज देता है और ये बाहर निकल जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गैसें शरीर के एक हिस्से ग्रहण करने वाले स्थान से दूसरे हिस्से में स्थानांतरित होते हैं। इसमें होता क्या है? भोजन मुख में लिए, मुख से गया अमाशय में, अमाशय से गया छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय से बाहर हो। तो इस प्रकार की क्रिया जो होती है बहुकोशिकीय जीवों में होती है। हम सभी और जितने भी विकसित जीव जंतु हैं वे सभी में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है, जिसका शरीर में निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में यह विसरण क्रिया द्वारा आसानी से संपन्न होता है। अब उत्सर्जन समझना है, तो हम सब जितना भोजन करते हैं वो सब के सब हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। कुछ ओकरा में अपशिष्ट, तो वो अपशिष्ट जो होता है वो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो ओकरा शरीर के कुछ भाग छाड़ देता है। कुछ समय के बाद ओकरा अवशिष्ट रूपी शरीर से त्याग दिया जाता है, उन्हें कहलाता है उत्सर्जन। तो अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। सीधे बोलना है या लिखना है, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को त्यागने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। जीवन संबंधित क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव को दो प्रमुख आवश्यकताएं होती है। पहला, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होती है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होती है, यानी हमको अगर जीवन चलाना है और ज्यादा चलाना है तो हमें इसके लिए भोजन करना होगा, अर्थात ऊर्जा लेनी होगी। शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जैव द्रव का निर्माण होता है। यही भोजन लेते हैं उससे ही जीव द्रव बनता है और उसके द्वारा हमारी कोशिका मजबूत होती है। अब है पोषक तत्व। जीवों को जीवन पर्याप्त भोजन की जरूरत होती है। भोजन में स्थित विभिन्न तत्वों को कार्य करते हैं। भोजन में स्थित विभिन्न तत्व कार्य करते हैं। भोजन के ऐसे तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। वैसे तत्व जो हमारे भोजन के लिए आवश्यक होते हैं और हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उसे हम कहते हैं पोषक तत्व। अब पोषक तत्व में समझना है पोषण क्या है। वह विधि जिससे जीवों का पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। अब पोषण में हो गया वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। यानी जीव जंतु जो है जिस पदार्थ का उपभोग करता है जेरा से ओकरा शरीर के लिए सभी जैविक पदार्थ मिल जाता है, ओकरा हम कहते हैं पोषण। अब पोषण की मुख्य विधियां हैं। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। स्वपोषण को यहाँ दिखाया गया सूर्य के प्रकाश से। ये पत्ती है, पत्ती में क्लोरोफिल है, जल है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन बना, CO2 ये बाहर से लिया, यहाँ वायुमुक्त CO2 को बाहर ही निकाल रहा है। पौधे के विभिन्न भागों से ये अवशोषण किया, मिट्टी से अवशोषण किया, मिट्टी से किया खनिज लवण और जल को, और जबकि
पौधे के विभिन्न भागों में ये जो उत्सर्जित करने के लिए निकाला वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। तो ये स्वपोषण में होता है। परपोषण, स्वपोषण के बारे में जानेंगे, उसके बाद परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। स्वपोषण का इंग्लिश होता है ऑटोट्रॉफ। शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द ऑटो और टॉफा के मेल से हुई है। ऑटो का शब्द का अर्थ होता है स्व या स्वतः होता है, और ट्रॉफा का अर्थ होता है पोषण, यानी स्वतः पोषण। अतः ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। वैसे भोजन ये जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। अर्थात वे जीव जो अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करके खनिज लवण को जमीन से प्राप्त कर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वैसे जीव कहलाते हैं स्वपोषण। और ऐसे जीव ज्यादातर होते हैं जो हमारे पेड़ पौधा हैं। अब जानेंगे परपोषण। स्वपोषण में जाने थे जीव जंतु जो है और पेड़ पौधा अपने से, मतलब पेड़ पौधा खास करके अपने से भोजन बना रहा था। यहाँ जानेंगे परपोषण। परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी अन्य जीव पर या अन्य स्रोत पर हासिल करता है। परपोषण यानी हम सब हैं परपोषी जीव, या और जो है गाय वगैरह वगैरह जो है भैंस, ये सब है परपोषी। कहा है कि हम सब अपने से भोजन नहीं बना के हम दूसरा पर आश्रित रहते हैं, तेरा परपोषण करते हैं। मृत जीवी पोषण क्या है? मृत जीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृत जीवी या स्फैगोपाइट सैस्पोफाइट्स कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, वे जीव आते हैं जो सड़े गले वस्तुओं पर ऊँघ कर अपना पोषण की प्रक्रिया पूरा करते हैं, उसे कहते हैं मृत पोषी। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सभी हो गए। अब अपघटक क्या है? इन तत्वों के को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं। यही चक्र प्राकृतिक में निरंतर चलता रहता है। इसी कारण मृत जीवी अपघटक कहलाते हैं। मृत जीवी क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। अब परजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसे परपोषी पोषण करते हैं। परजीवी पोषण उदाहरण के लिए गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटेमिक आदि। प्राणी संपोषण, वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, मेढक, मनुष्य, हम सभी जो आते हैं प्राणी संपोषण है, और सभी जीव जंतु हैं प्राणी संपोषण। जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि, जीव अलग अलग प्रकार से भोजन को प्राप्त करते हैं। जीव जंतुओं में परपोषण होता है, परपोषण। इस विधि से वह भोजन प्राप्त करता है, यानी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, उसका उपभोग करता है। पौधों में पोषण, ये जो पोषण की प्रक्रिया अपनाते हैं ये स्वपोषण होता है, स्वपोषण। इस विधि के द्वारा पौधा स्वयं भोजन बनाता है और प्रक्रिया अपनी पूरी करती है। यहीं से जानना होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण है सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। 6CO2 प्लस 12 H2O सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 ग्लूकोज है, CO2 प्लस 6 H2O। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, जिसमें वायुमंडल से CO2 और खनिज लवण और जल से, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, और यहाँ पर बना जाता है C6H12O6 प्लस में O2। तो इस प्रक्रिया जो ये अपनाई जाती है,
इसे ही हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब जानेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, यानी शुरुआत भी क्लोरोप्लास्ट में और अंत भी, यानी पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोफिल और होता है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों के पॉलीसेट और स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। तो आसानी से सूर्य के प्रकाश ग्रहण करता है, खनिज लवण और जल अवशोषण करता है, साथ ही वायुमंडल से CO2 को अवशोषित करता है। तो ये सब मिला के थोड़ा थोड़ा काम बहुत जटिल काम हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, क्योंकि ये अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। यानी पौधा के भोजन घर जो कहलाता है वो पत्ती कहलाता है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग फोटोसिंथेसिस ऑर्गेन्स कहते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होता है। ये दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार स्टोमाटा होता है। क्यूटिलिक है ऊपर की संरचना, एपिडर्मी है उसके अंदर की संरचना, पहली सेट पैरेन्काइमा है यानी कि उत्तक के बारे में दिया गया। यहाँ पर है जाइलम उत्तक, फिर है फ्लोएम उत्तक, स्पंजी पैरेन्काइमा है गद्देदार, निचला एपिडर्मिस है, निचला भाग स्टोमाटा है जो इसके अंदर होता है। यहीं से एक को देखा जा रहा है CO2 रिस्पायरेशन हो रही है, अंदर खींच रहा है और बाहर की ओर O2 निकाल रहा है। तो इस प्रकार ये बताया गया कि पत्ती में जो स्टोमाटा होता है कहाँ पर। पत्ती की आंतरिक संरचना, एपिडर्मिक कोशिकाएं, क्लोरोप्लास्ट और रक्षक कोशिकाएं, खुला हुआ स्टोमाटा यहाँ बताया गया। इसका एक भाग निकाल के यहाँ बताया गया कि इस प्रकार बने होते हैं। ये स्टोमाटा का चित्र है, किस प्रकार ये खुलते हैं। यहाँ लिखल है एपिडर्मिस कोशिकाएं, ये सभी एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं। क्लोरोप्लास्ट, एकरा में क्लोरोप्लास्ट है, इधरों भी है। रक्षक कोशिकाएं, ये रक्षक कोशिकाएं। तो ये खुला हुआ स्टोमाटा है, ये बंद स्टोमाटा है। खुला हुआ में क्या होता है, यहाँ पर खुला भाग होता है, यहाँ पर खुला ही होता है, और बंद में क्या होता है, ये यहाँ से जुड़ा होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो खुला रहता है इस समय, और जब शाम का समय होता है तो ये बंद हो जाता है। तो एक खुला हुआ स्टोमाटा, एक बंद स्टोमाटा का चित्र। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक होते हैं। अब इसमें हम एक एक का वर्णन करेंगे। पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल युवा वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी संपन्न होती है, तथा क्लोरोफिल अणुओं की प्रकाश संश्लेषी इकाई कहलाता है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या कहलाता है, पर्णहरित या क्लोरोफिल। अब है कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। अगर CO2 की मात्रा वायुमंडल से प्राप्त ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाएगी। इसे दिखाने के लिए हम देख सकते हैं, वो एक पौधा को लेंगे और किसी डब्बा से ढक देंगे, तो पौधे के कुछ समय के बाद वो वायुमंडल से विक्षेप न होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। जल, जल के बारे में भी देख सकते हैं, रिस्पायरेशन की क्रिया नहीं होगी तो पौधा वृद्धि नहीं करेगा। सूर्य का प्रकाश सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो देखेंगे एक पत्ती में हम टेप लगाएंगे, उसको छोड़ देंगे, जब उसको 2 से 4 दिन के बाद उसको ओपन करके देखेंगे तो जहाँ पर सूर्य के प्रकाश नहीं लगा है वहाँ पर भाग काला हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि सूर्य का प्रकाश भी बहुत आवश्यक होता है भोजन बनाने के लिए। तो ये सभी जो भाग थे, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ थे। इसे यहाँ पर लिखा गया है, ये चार सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पत्ती तो क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि जानेंगे तो यहाँ पर वायुमंडल से CO2 लेता है, और जड़ से खनिज लवण और जल लेता है, और ये बना देता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पर होता है क्लोरोफिल, बना देता है C6H12O6 प्लस O2। इस प्रकार ये क्रिया पूरी करती है। आगे जंतुओं में पोषण, अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार के पोषण करते हैं, और इन सबों में एक कोशिकीय जीव कुछ होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनका अपना अपना पोषण की विधि अलग अलग अपनाई जाती है। अब जानेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थान।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, यानी शुरुआत भी क्लोरोप्लास्ट में और अंत भी, यानी पत्ती में उपस्थित होता है क्लोरोफिल और होता है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों के पॉलीसेट और स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। तो आसानी से सूर्य के प्रकाश ग्रहण करता है, खनिज लवण और जल अवशोषण करता है, साथ ही वायुमंडल से CO2 को अवशोषित करता है। तो इस सब मिला के थोड़ा थोड़ा काम बहुत जटिल काम हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, क्योंकि ये अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। यानी पौधा के भोजन घर जो कहलाता है वो पत्ती कहलाता है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग फोटोसिंथेसिस ऑर्गेन्स कहते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होता है। ये दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार स्टोमाटा होता है। क्यूटिलिक है ऊपर की संरचना, एपिडर्मी है उसके अंदर की संरचना, पहली सेट पैरेन्काइमा है यानी कि उत्तक के बारे में दिया गया। यहाँ पर है जाइलम उत्तक, फिर फ्लोएम उत्तक, स्पंजी पैरेन्काइमा है गद्देदार, निचला एपिडर्मिस है, निचला भाग स्टोमाटा है जो इसके अंदर होता है। यहीं से एक और देखा जा रहा है CO2 रिस्पायरेशन हो रही है, अंदर खींच रहा है और बाहर की ओर O2 निकाल रहा है। तो इस प्रकार ये बताया गया कि पत्ती में जो स्टोमाटा होता है कहाँ पर। पत्ती की आंतरिक संरचना, एपिडर्मी कोशिकाएं, क्लोरोप्लास्ट और अच्छक कोशिकाएं, खुला हुआ स्टोमाटा यहाँ बताया गया। इसका एक भाग निकाल के यहाँ बताया गया कि इस प्रकार बने होते हैं। ये स्टोमाटा का चित्र है, किस प्रकार ये खुलते हैं। यहाँ लिखल है एपिडर्मिस कोशिकाएं, ये सभी एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं। क्लोरोप्लास्ट, एकरा में क्लोरोप्लास्ट है, इधरों भी है। रक्षक कोशिकाएं, ये रक्षक कोशिकाएं। तो ये खुला हुआ स्टोमाटा है, ये बंद स्टोमाटा है। खुला हुआ में क्या होता है, यहाँ पर खुला भाग होता है, यहाँ पर खुला ही होता है, और बंद में क्या होता है, ये यहाँ से जुड़ा होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो खुला रहता है इस समय, और जब शाम का समय होता है तो ये बंद हो जाता है। तो एक खुला हुआ स्टोमाटा, एक बंद स्टोमाटा का चित्र। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक होते हैं। अब इसमें हम एक एक का वर्णन करेंगे। पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल युवा वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण संपन्न होती है, तथा क्लोरोफिल अणुओं की प्रकाश संश्लेषी इकाई कहलाता है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या कहलाता है, पर्णहरित या क्लोरोफिल। अब है कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। अगर CO2 की मात्रा वायुमंडल से प्राप्त ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाएगी। इसे दिखाने के लिए हम देख सकते हैं, वो एक पौधा को लेंगे और किसी डब्बा से ढक देंगे, तो पौधे के कुछ समय के बाद वो वायुमंडल से विक्षेप न होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। जल के बारे में भी देख सकते हैं, रिस्पायरेशन की क्रिया नहीं होगी तो पौधा वृद्धि नहीं करेगा। सूर्य का प्रकाश सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो देखेंगे एक पत्ती में हम टेप लगाएंगे, उसको छोड़ देंगे, जब उसको 2 से 4 दिन के बाद उसको ओपन करके देखेंगे तो जहाँ पर सूर्य के प्रकाश नहीं लगा है वहाँ पर भाग काला हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि सूर्य का प्रकाश भी बहुत आवश्यक होता है भोजन बनाने के लिए। तो ये सभी जो भाग थे, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ हैं। इसे यहाँ पर लिखा गया है, ये चार सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पत्ती तो क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि जानेंगे तो यहाँ पर वायुमंडल से CO2 लेता है और जड़ से खनिज लवण और जल लेता है, और ये बना देता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पर होता है क्लोरोफिल, बना देता है C6H12O6 प्लस O2। इस प्रकार ये क्रिया पूरी करती है। आगे जंतुओं में पोषण, अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार के पोषण करते हैं, और इन सबों में एक कोशिकीय जीव कुछ होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनका अपना अपना पोषण की विधि अलग अलग अपनाई जाती है। अब जानेंगे जंतुओं में पोषण। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से पोषण होते हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ
जंतुओं को समझने के लिए हम पहले जानेंगे जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है। जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। जो इनके लक्षण हैं, परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी होते हैं। मृतजीवी वैसे जीव जो सड़े गले अवशिष्टों पर होते हैं, उगते हैं। परजीवी वैसे जीव जो दूसरे जीवी पर हावी होकर अपना भोजन पूरा करते हैं। प्राणी संपोषी हम सब दूसरे पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदुजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती। ये अपने उत्पादों की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े और बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे कोशिकीय जीव और मृत कार्बनिक पदार्थ, छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि होते हैं। अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अब देखना है यहाँ पर है भोजन उत्पाद है। यहाँ धीरे धीरे ये फैलेगा और इसको ग्रहण कर लेगा। भोजन राजधानी अंदर कर लिया। अब यहाँ के बाद यहाँ केंद्रक है, भोजन है। यहाँ पर भोजन है, जो अपशिष्ट बचेगा यहाँ से त्याग रहा है, यहाँ पर त्याग दिया। अमीबा में अपने भोजन का बहिष्कार। अमीबा का चित्र बनाते समय एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी उसमें कोण नहीं बनना चाहिए और उसकी आकृति कभी भी निश्चित नहीं होती है, ना गोलाकार ना सपाटा, किसी भी प्रकार के नहीं, और कोण बनना नहीं चाहिए। अगर अमीबा का हम चित्र बना रहे हैं इस प्रकार और यही यहाँ से कोण इस तरह से बना दें, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कभी भी अमीबा का निर्माण नहीं करता है। तो अमीबा बनाने में थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो ये धीरे धीरे भोजन को, अगर भोजन यहाँ है तो अमीबा इस प्रकार से फैलेंगे, इस प्रकार से, और इसको ग्रहण कर लेंगे। त्यागना हो तो ये भोजन धीरे धीरे यहाँ आएंगे और भोजन फिर यहाँ से ये अपना थोड़ा सा भाग निकालेगा और इसको बहिष्करण कर देगा। इसको यानी ग्रहण करेगा और बहिष्करण करेगा। अमीबा इस प्रकार से बाहर निकालते हैं। एक अन्य प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम है। अमीबा की भांति ही मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। यहाँ देख रहे हैं ये सीलिया, जिसके माध्यम से ये चलता है और भोजन ग्रहण करता है। भोजन के कण, यहाँ से भोजन के कण जा रहा है। कोशिकांग मुख या साइटोप्लाज्म, ये कोशिकांग मुख है। भोजन रसधनी, यहाँ पर रस से भोजन का भोजन रसधनी, यहाँ पर भी भोजन का रसधनी है, का निर्माण करना है, निर्माण हो रहा है। अब यहाँ के बाद जानना, इसका प्रचलन अंग सीलिया होता है। पूछ देता है कि पैरामीशियम किसके द्वारा चलता है, तो सीलिया के द्वारा। पैरामीशियम भोजन ग्रहण करता है साइटोस्टोमा के द्वारा। साइटोस्टोमा, ये जो मुख होता है इसको साइटोस्टोमा कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, तो चप्पल के जैसा इसका होता है। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? पैरामीशियम का आकार होता है, आंसर होता है चप्पल जैसा। ये आंसर हमारा हुआ है। का पाचन तंत्र। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, जो आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां होती है, जो पाचन के लिए एक पाचक रस स्रावित करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। आहार नाल, जिसमें भोजन संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है। मनुष्य के लिए बताया जा रहा है। अब मनुष्य का आहार नाल, यह एक कुंडलित रचना है। इसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यहाँ से लिखा गया है। यह मुंह गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। बताया गया क्या क्या कार्य। तो हम सब जानवे करते हैं, मुख गुहा हुआ, ग्रास नली हुआ, आमाशय हुआ, आमाशय के बाद छोटी आ तो फिर बड़ी आ। मनुष्य का आहार नाल। अब मुख गुहा के बारे में, पहला मुख गुहा। तो मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी और निचली मांसल होठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे खट्टा, खारा, मीठा, कड़वा आदि जीभ की गति की भोजन को निगलने में मदद करता है। इस प्रकार होता है।
यहाँ पर मीठा होता है, इधर होता है इस तरह से नमकीन होता है, इधर तीखा होता है, इधर कड़वा होता है। इस प्रकार जीभ का संरचना दिया जाता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, जड़ तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। ऊपर वाला भाग जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतरी एक मज्जा गुहा होता है ओकर भीतर में। इसके ऊपर दांत स्थित या डेंटाइन होते हैं जो दांत के अधिकांश भाग तैयार करती है। डेंटाइन के ऊपर एनेमल की एक कड़ी परत पाई जाती है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। एक वयस्क मनुष्य के मुंह गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। डेंटाइन, ये जो रंगीन भाग है इसे डेंटाइन कहते हैं और ये मूल रूप से इस प्रकार जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर एक डेंटाइन होता है और इसके बीच में एक भाग होता है। अब दांत के प्रकार जाने। दांत अलग अलग होता है। कृंतक, इसको हम बोलते हैं इंसीजर। कृंतक का काम होता है काटना। भेदक, इसका होता है चीरना और फाड़ना। कृंतक है इंसीजर, काटना। भेदक है केनाइन, जिसको चीरना या फाड़ना कार्य होता है। उसके बाद है अर्ध चवर्णक प्रीमोलर, ये आधा चबाता है, आधा चबाना। ये हो गया चवर्णक मोलर, ये पूरा चबाता है, पूरा चबाना। तो इस प्रकार कृंतक, भेदक, अर्ध चवर्णक और वर्णक, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये सभी अलग अलग होते हैं और इनका अलग अलग कार्य भी होता है। कृंतक का कार्य होता है काटना, भेदक का होता है चीरना फाड़ना, अर्ध चवर्णक का होता है आधा चबाना, चवर्णक का होता है पूरा चबाना। अलग अलग होते हैं। दांत के बारे में जानेंगे। दांत का जो ऊपरी परत होता है वो डेंटाइन का होता है और जो बना होता है वो एनेमल का बना होता है, अर्थात चमक इस पर होती है और ये बनावट इस पर होता है। यहाँ पर देखना है ये कृंतक, इसका काम होता है काटना। ये आगे होता है फेस पर, इसको बोलते हैं रजनक, ये बलग में होते हैं। और ये है अर्धचवर्णक, और ये है चवर्णक। इसका ये जो है थोड़ा नुकीला होता है रजनक, अर्धचवर्णक होता है थोड़ा सख्ता, अर्धचवर्णक होता है पूरा सख्ता। तो इसका एक सूत्र भी होता है जिसको हम बोलते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र होता है 21-23/21-23। तो यहाँ देखना है ये जो है कृंतक है, ये रजनक है, ये अर्धचवर्णक है और ये चवर्णक है। ये होता है 21-23/21 होता है, अर्थात कृंतक की संख्या 4 होती है, रजनक की संख्या 2 होती है और अर्धचवर्णक का 4 होता है और चवर्णक का 6 होता है। इस प्रकार टोटल ऊपर की संख्या हो जाती है 16 और नीचे 16, तो 16-16 32 इस प्रकार होता है। और सभी का कार्य, इसका कार्य काटना, इसका पानी चीरना पड़ना, इसको आधा चबाना, अरे दंत अवस्थित कहाँ होते हैं? अवस्थित ये मसूड़े में लगे होते हैं। अभी ग्रासनी, मुंह गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। जो पिछला भाग होता है उसको ग्रासनी कहते हैं।
निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है, इसे हम बोलते हैं निगल द्वार। कंठ द्वार जो श्वसन नली में खुलता है, कंठ द्वार के आगे पट्टी जैसी एक रचना होती है जो एल्गीलैक्टिस कहलाता है। एल्गीलैक्टिस, एपिंगलैक्टिस कहलाता है। ये जो कंठ द्वार पीछे की ओर खुलता है। अब यहाँ पर ये जो है एपिग्लैटिस यहीं पर होता है, यहाँ पर होता है ये वाला भाग एपिग्लैटिस। तो ये जो एपिग्लैटिस है ये यहाँ पर स्थित होते हैं। एक और वायु जाता है और एक और भोजन जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा लपडप की आवाज़ की तरह ये यहाँ रहता है। जब वायु जाता है तो इधर आ जाता है, इधर वायु चल जाती है। जब भोजन आता होता है तो इधर, तो ये इधर थोड़ा बढ़ता है तो इधर आ जाता है। यही जब होता है जब हम किसी अन्य बात को सोचते रहते हैं और भोजन कर रहे होते हैं तो ये भोजन, हमारा माइंड बिजी होता है और ये भोजन यहाँ पर आता है। भोजन आने के बाद उस असमंजन में आ जाता है कि हम जाएं तो जाएंगे। ये जो होता है एपिग्लैटिस, ये कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि हम इधर जाएं या इधर जाएं, क्योंकि माइंड इसको रिप्लेस ही नहीं कर रहा है कि जाएगा तो अगर ये इधर आ गया इधर, तो ये साइड ही बंद हो जाएगा, चल जाएगा वायु नली। जो ही वायु नली में जाएगा तो वहाँ पर पहले यहाँ पर जो कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन के कारण हिचकी आता है। और दूसरा नंबर, जब वायु में जाएगा तो इसमें छींक आएगी और छींक के द्वारा, नाक के द्वारा जो हम खा रहे हैं खाद्य पदार्थ वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब कन्फ्यूजन होता है तो कन्फ्यूजन के कारण हिचकी आती है। और जब यहाँ से यहाँ पर ये जाता है और नाक द्वारा छींक होता है तो यहाँ से जो भोज्य पदार्थ जाते हैं वो निकल जाते हैं। मतलब इधर वायु जाने का है, जब भोजन जाएगा तो इसको ये ठेलता है वायु। इस समय हमारा माइंड बिजी होता है, उस समय हमें हिचकी आती है। अब यहाँ के बाद समझना है ग्रास नली। तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ भोजन को मुंह गुहा से आमाशय में जोड़ता है, तो इसका कोई विशेष उतना कार्य नहीं होता है। अब है आमाशय, इसके 3 भाग होते हैं। आमाशय, अब यहाँ पर जो है आमाशय का सबसे मुख्य कार्य होता है, इस प्रकार होते हैं आमाशय। तो 3 हिस्सा में बटा होता है। पहला को बोलते हैं कॉर्डिएका, यहाँ पर। दूसरा है फुंडिक, ये यहाँ होता है। तीसरा है पाइलेरिक, ये यहाँ पर होता है। तो आमाशय की ये संरचना है और इसमें भोजन रहता है 4 घंटा। भोजन इसमें रहने का जो समय है 4 घंटा रहता है। अगर यहाँ तक वोमिटिंग हो गया तो हो सकता है, नहीं तो अगर आगे बढ़ गया तो वो वोमिटिंग कभी भी बाहर निकल नहीं सकता जो हम खाद्य पदार्थ को लेंगे। तो 4 घंटा यहाँ भोजन रहता है आमाशय। इसमें अलग अलग प्रकार के, इसके दीवार में जो होते हैं, सबसे पहले इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। इसमें अलग अलग प्रकार के और परत पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसमें जठर रस होता है, जिसमें श्लेष्मा या म्यूकस, यहीं पर म्यूकस इसको चिकना बनाता है। भितियाँ या आल्मजन कोशिकाएं, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती हैं। मुख्य या जायमोजिक कोशिकाएं, ये सभी कोशिकाएं यहाँ पाई जाती है और इन कोशिकाओं के द्वारा भोजन, अलग अलग प्रकार के भोजनों का पाचन होता है। पेप्टिक अल्सर क्या है? तो जब ज़्यादा समय तक हम भोजन नहीं लेते हैं तो वहाँ पर जो HCl रहता है उसका मात्रा बढ़ जाता है, जिससे पेट दर्द देना शुरू हो जाता है, जिसे हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है? तो जब वसा कोशिकाएं ज़्यादा देर तक आमाशय में रह जाती हैं और जिसके कारण जो हमें दर्द महसूस होता है या पेट ढप ढप करता है, आवाज़ करता है, तो वो जो होता है वो गैस्ट्रिक लाइपेज के कारण होता है। छोटी आंत क्या है? मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अगर आहार नाल का सबसे कोई बड़ा भाग है तो छोटी आंत होता है, ये याद रखना है, BBI है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यहीं पर पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। छोटी आंत में ही पाचन होता है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत लंबाई के अनुसार अलग अलग होता है। मांसाहारी में छोटा होता है, मांसाहारी में ये छोटे आकार के होते हैं और शाकाहारी में बहुत इसके अपेक्षा लंबा होता है।
होता है, एक है मांसाहारी एक है शाकाहारी। यहाँ देखेंगे ये संरचना में, यहाँ से मुख गुहा बताया जा रहा है, ये है लार ग्रंथि जो स्रावित करता है, ये ट्रैकिया है जो नीचे की ओर यहाँ पर इस प्रकार बटे होते हैं, यहाँ डायफ्राम है जहाँ पर ये फेफड़ा का घेरे हुए जो रहता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है ये ग्रास नली है जो ये यहाँ पर जा रहा है, ये ग्रास नली है यहाँ पर बताया गया है। यहाँ से देखना है ये वाला बड़ा वाला भाग जो है वो अमाशय है, एक ऊपर में यहाँ से थोड़ा सा लगा हुआ जो पीला है। इधर देखना है जो इधर का साइड है वो यकृत है। ये जो फूला हुआ यहाँ पर जो संरचना ऊपर से पाया गया इसको हम डायफ्राम कहते हैं। यहाँ पर तिल्ली लगा हुआ है, ये जो छोटा छोटा गिरी हुई संरचना ढेर सारा है इसे हम छोटी आंत कहते हैं, और यहाँ पर जो एक अवशेषी रंग के रूप में इसे अपेंडिक्स कहते हैं। इधर देखना है ये जो बड़ा वाला भाग था यहाँ जो बताया गया ये अमाशय है, उसके नीचे अग्नाशय होता है बलग में इधर की साइड, और उसके नीचे में जो ये इसमें जो होते हैं ये संरचनाएं ये बड़े आंत कहलाती है जिसको हम कोलोन बोलते हैं, और ये जो है रेक्टम है, मलाशय जिसको बोलते हैं, यहीं पर मल जाके जमा होता है जिसको हम रेक्टम कहते हैं। तो ये संरचना से इतना चीज़ के बारे में हमको जानकारी मिलता है। जानेंगे अमाशय। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो अमाशय का अग्रभाग, कॉर्डिएका, पिछला भाग, पाइलोरिक, 3 अंग के बारे में बताया गया था। पहला जो था वो था कॉर्डिएका, जो अंतिम था पाइलोरिक, और बीच में जो था उसको फंडिक बोलते थे। यहाँ भोजन का संकुचन हो रहा है, भोजन यहाँ पर आ रहा है, शिथिल हो रहा है। एक जगह होता है क्रमणकुंचन, इसमें क्रमणकुंचन होता है, इस तरह से भोजन का इसमें सर्कुलेशन होता है, ये पाइप के अंदर होता है इस प्रकार। तो इसको क्रमणकुंचन कहते हैं या रसांकुर कहते हैं। यहीं पर होता है रसांकुर। कभी कभी पूछ जाता है प्रश्न में कि रसांकुर पाचन के किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में। तो यहाँ से संकुचन हुआ, भोजन हुआ, और यहाँ शिथिलन हुआ। आहार नाल में क्रमकुंचन, इन दोनों के बीच का भाग फुंडिक भाग कहलाता है। इन धसे भाग ग्रंथि का निर्माण करती है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, श्लेष्मा या म्यूकस, द्वितीय अल्जाइमर कोशिकाएं, मुख्य या जाइमोजिक कोशिकाएं। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्रावन का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, श्लेष्मा और निष्क्रिय पेप्सिनोजेनिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निष्क्रिय पेप्सिनोजन की सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है, यानी बनता है कई लीटर? 3 लीटर जठर रस। अमाशय की दीवार में होने वाले इस प्रकार का घाव पेप्टिक अल्सर कहलाता है। वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज अमाशय की दीवार में होने वाले इस प्रकार के घाव को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अल्सर में दर्द होता है जब ज़्यादा देर तक हम भोजन नहीं लेते हैं, तब हमारी ये अमाशय के भाग होते हैं और ये छोटी आंत के होते हैं, तो उसमें अल्सर उत्पन्न होता है, दर्द। वसा को आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। अमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लोई की तरह हो जाता है, जिसे कायमा कहते हैं। वो लोई की तरह होता है जिसे हम कायमा बोलते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल के इस भाग में पाचन को क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा हम भोजन करेंगे उसकी लंबाई उतना अधिक होगी। शाकाहारी में अधिक भोजन ये अधिक लंबी होती है और मांसाहारी में छोटी होती है, छोटी आंत। छोटी आंत, अब छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत के भाग तो ग्रानी है, जेजुनम है और इलियम है। तो ये फर्स्ट भाग, ये सेकेंड भाग और ये थर्ड भाग होते हैं, ग्रानी, जेजुनम, इलियम। तो ये छोटी आंत के भाग हैं, इसमें भोजन पहले जाता है। अग्नाशय के कुछ भाग जुड़े होते हैं, अग्नाशय के कुछ भाग जुड़े होते हैं छोटी आंत में, तो वहाँ जो जुड़े हुए भाग होते हैं उसको ग्रानी बोलते हैं। ये इलियम होता है जो मलाशय से जुड़ा होता है।
यानी बड़ी आंत से जाके जुड़ा होता है, और ये आगे जाके बड़ी नाल मतलब जो बड़ी आंत होती है वो बाह्य तंत्रिका में जमे होते हैं। यहाँ पर है पित्ताशय। अब ये जो होते हैं छोटी आंत यकृत से जुड़े होते हैं, वहीं पर पित्ताशय पाया जाता है। वहीं पर अग्नाशय रस पाया जाता है, अग्नाशय में अग्नाशय रस होता है, आंत रस बोला जाता है उसको, और सक्कस एरिटिकस होता है, वहीं पर पाया जाता है सरिटस एरिटिकस। ये छोटी अंग के सभी प्रमुख भाग के बारे में बताया गया है। अब जानेंगे यकृत के बारे में। यकृत लगभग गुलाबी रंग का होता है, जिसका वजन 1.5 kg होता है। ये पित्ताशय को यानी पित्त को स्रावित करता है, पित्ताशय में जाके जमा होता है। मूल वाहिनी से जुड़े होते हैं और पाइशीकरण की क्रिया पूरी होती है। अब है अग्नाशय। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियोस नामक एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, जो अग्नाशय में पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज और न्यूक्लियस, ये सभी एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन के मुख्य अवयव से बने होते हैं। तो ये अग्नाशय का कहानी था। इधर है आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि के में पढ़ेंगे। आंत ग्रंथि है क्या, तो इसमें भोजन का पाचन होता है, उसे हम आंत ग्रंथि कहते हैं, और ये भोजन के आंत के फलस्वरूप उसमें रस बनता है, इसे आंत ग्रंथि कहा जाता है। आंत ग्रंथि में छोटी आंत, अग्नाशय, अमाशय ये सभी आते हैं। यहाँ पर भोजन जो होता है पेप्टेडस से पेप्टोन बनता है, और पेप्टोन बनाता है एमिनो अम्ल को, ये क्रिया होती है। लाइपेज बची हुई एमिलीकृत वसा को करता है, और वसा अम्ल ग्लिसरॉल बनाता है। इन्वर्टेज और ग्लूकोज मिलकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। मल्टोज मिलकर ग्लूकोज और ग्लूकोज बनाता है। लैक्टोज मिलकर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनाता है। और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोक एसिड मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ये सभी क्रियाएं जो होती है छोटी आंत में होती है। तो यहाँ से याद किया जाता है मल्टोज और मल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज बनता है। यहाँ लैक्टोज और लैक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज बनाता है। यहाँ है न्यूक्लियस और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। इन्वर्टेज और सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। लाइपेज और बची हुई इम्यूनिकृत वसा वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनाते हैं। ये सभी छोटी आंत की प्रमुख जो प्रोटीन के संश्लेषण की क्रियाओं के बारे में बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण होता है पेप्टाइड्स, पेप्टोन मिलकर एमिनो अम्ल का निर्माण करता है। ये एमिनो अम्ल के ये सभी भाग होते हैं। अब जानना है बड़ी आंत। तो हम सभी जानते हैं पाचन का क्रिया बड़ी आंत में नहीं होता है। बड़ी आंत का प्रमुख कार्य होता है भोजन और जल को अलग करना। भोजन और जल का अलग करना। ये भोजन और जल को दो भागों में बांटकर यानी संश्लेषण करते हैं। भोजन को अलग बांटा जाता है और जल को अलग रखा जाता है। यहीं से भोजन जो होता है वो मलद्वार में चला जाता है या मलाशय में, और यहाँ से जो जल होता है वो मूत्राशय में चला जाता है। इस प्रकार मलाशय और मूत्राशय के द्वारा जब मलाशय में मल की अधिकता होती है और मूत्राशय में मूत्र की अधिकता होती है, तो ये एनस द्वार द्वारा और ये पेनिस द्वारा बाहर त्याग दिए जाते हैं। इस प्रकार भोजन के पूर्ण पाचन की क्रिया के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है।